नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बहादुर विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि का भाग 1। इसमें हमें देखना है वायुमंडल क्या है और वायुमंडल की संरचना कैसी होती है, ये सीखना है। शुरू करते हैं। तो वायुमंडल होता क्या है? देखिए, वायुमंडल कुछ नहीं, किसी भी ग्रह के चारों ओर जो भी गैसीय मिश्रण हमें मिलता है वो उस ग्रह का वायुमंडल कहलाता है। मतलब कोई भी ग्रह है तो उसका कोई एक उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह अपने चारों ओर गैस को आकर्षित करके इस तरह से एक आवरण बना के रहती है और इसी गैसीय आवरण को हम लोग उस ग्रह का वायुमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार किसी ग्रह के चारों ओर गैसों के मिश्रण से बने आवरण को उस ग्रह का वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल, इसमें 78% हमें नाइट्रोजन का आयतन मिलता है और 21% आयतन ऑक्सीजन का। बाकी 1% आयतन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अलग अलग निष्क्रिय गैस मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरे वायुमंडल में कितना प्रतिशत आयतन में कौन सा गैस है ये समझ में आता है। अब इस 1% में अलग अलग गैस जितने भी हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इस पार्ट में हम उसकी चर्चा भी करेंगे आगे के भागों में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से है। तो देखिए, हमारा जो वायुमंडल है वो कई भागों में, कई स्तरों में बटा हुआ है। तो अगर हम इस तरह से अगर इस रेखा को हमारी पृथ्वी की सतह मान लें और इस तरफ की रेखा को ऊंचाई मान लें, जो कि हम किलोमीटर में मापेंगे, तो हमें वायुमंडल की ऊंचाई के हिसाब से उनके स्तरों में जो अंतर है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो स्तर हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार का है और इस स्तर में हमें पता है पृथ्वी की सतह के पास हमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और इसी सतह में, इसी सतह के पास के इस स्तर के अंदर ही हमें मौसम की घटनाओं को घटते हुए देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसी स्तर के अंदर ही मानव कई सारे काम भी करता है, जिसमें से स्तर के सबसे ऊपरी हिस्से में हम लोग वायुयान उड़ाते हैं। कौन से वाले वायुयान? जिसमें पैसेंजर यानी यात्री बैठते हैं और ये वायुयान लगभग 10 किलोमीटर के ऊपर ही उड़ता है, उसके नीचे नहीं उड़ता है। क्यों? क्योंकि जितना नीचे हम आएंगे पृथ्वी की सतह के, उतना पृथ्वी का वायुमंडल घना होता जाता है और जितना हम सतह से दूर जाएंगे उतना वायुमंडल विरल यानी उसका घनत्व कम होता है और जितना घनत्व कम होगा उतनी मौसम की घटनाएं वहाँ पे कम होगी और उतनी ही बादल भी हमें कम मिलेंगे और इसी कारण से मौसम की घटनाओं से अगर कोई दुर्घटना हो सकती है तो उसकी शंका बहुत कम हो जाती है। साथ ही साथ हमें ऊपर यहाँ पर वायुयान उड़ाने में एक और कारण से हमें यहाँ पे वायुयान उड़ाने में सुविधा होती है और वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल बहुत विरल है, जिसके कारण से वायुयान उड़ते समय बहुत कम घर्षण महसूस करता है और इस कारण से ईंधन की खपत बहुत कम होती है। इसीलिए वायुयान को अक्सर 10 किलोमीटर के ऊपर ही उड़ाया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहला स्तर है, ये पहला स्तर, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल या घन मंडल कहा जाता है और इसका विस्तार लगभग 14 किलोमीटर औसतन कहा जाता है। 14 किलोमीटर औसतन क्यों? 14 किलोमीटर औसत में मतलब एवरेज करके हम बता रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह पे ये स्तर एक तरह की ऊंचाई तक नहीं है।
जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी की ये विषुवत रेखा है, तो इस पृथ्वी की विषुवत रेखा के आसपास जो स्तर है, जो ट्रोपोस्फियर है, ये ज़्यादा ऊंचाई तक रहता है। और जैसे ही हम ध्रुवों के पास जाते हैं तो ध्रुवों के पास आकर ये स्तर पतला हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, जितना हम लोग विषुवत रेखा के पास जा रहे हैं, हमारा ट्रोपोस्फियर जो है वो ज़्यादा दूरी तक फैला हुआ है और ध्रुव के पास जितना गए ये पतला है। तो लगभग यहाँ पे ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और विषुवत रेखा के आसपास ये 18 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ऊंचाई है, तो हमें एक औसत ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से औसत ऊंचाई हम 14 किलोमीटर देखते हैं, लेकिन विषुवत रेखा के पास ये 18 किलोमीटर तक विस्तार है इसका और ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। तो इस तरह से हमें वायुमंडल की संरचना का जो पहला स्तर है वो दिख गया। अब देखिए, यहाँ पे ये ट्रोपोस्फियर जहाँ पे ख़त्म होता है उस स्थान को कहा जाता है ट्रोपोपॉज। पॉज एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब है थोड़ी देर के लिए रुकना। ठीक है, पूरा रुकना नहीं, पूरा रुकना स्टॉप हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकना यानी पॉज होता है। अगर आप गेम खेलते हैं तो गेम में कभी कभी आपको पॉज करना पड़ता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप विश्राम लेना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए किसी काम से रुकना चाहते हैं, तो आपको पॉज का बटन दबाना पड़ता है। ठीक है, तो ये वही है पॉज। और पॉज किसका हो रहा है? ट्रोपोस्फियर का पॉज हो रहा है, मतलब ट्रोपोस्फियर यहाँ पे आके रुक रहा है, इसलिए उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं या क्षोभ सीमा कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रोपोस्फियर ट्रोपोपॉज तक आके रुक जाता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर प्लेन उड़ेगा तो वो 10 किलोमीटर या उससे ऊपर ही उड़ता है। तो देखिए, ये 10 किलोमीटर यहाँ पर नहीं है, मतलब जहाँ पे ट्रोपोस्फियर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे नहीं है, 10 किलोमीटर नीचे है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि औसतन ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई है वो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास है। तो 14 किलोमीटर के आसपास मतलब जब ध्रुव के पास जाएंगे तो वो तो 10 किलोमीटर से भी कम हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर हो जाएगा, और जब हम विषुवत रेखा के पास जाएंगे तो वो 18 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। तो हम लोग औसतन ऊंचाई की बात करेंगे। तो ये तो हो गई हमारे पहले स्तर की बात। अब अगला स्तर कौन सा है? अगला स्तर ट्रोपोपॉज के थोड़ी देर बाद ही शुरू होता है। ये जो पतली सी पट्टी है ये ट्रोपोपॉज हो गई हमारी, और ट्रोपोपॉज के बाद जो अगला स्तर है वो शुरू होता है, और इस स्तर को हम लोग स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में हमें अक्सर जेट विमान उड़ते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जेट विमानों को बहुत ऊंचाई से उड़ने की जेट क्षमता होती है और जेट विमानों में बहुत ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जेट विमानों की कोशिश यही रहती है कि वो एकदम ऊपर यानी हमारे ट्रोपोस्फियर के भी ऊपर उड़े। और ऐसा करते समय जब जेट विमान के पीछे से गर्म धुआं निकलता है इंजन से, तो ये धुआं असल में इसमें नमी जो होती है वो नमी यहाँ पर आते ही घनीभूत हो जाती है। घनीभूत होना मतलब जो नमी बाहर आती है वो छोटे छोटे पानी के बूंदों में बदल जाती है। ठीक है, तो छोटे छोटे पानी के बूंदों में बदल जाती है, बहुत महीन, और वो तैरती रहती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप आसमान में जेट विमानों को उड़ते हुए देखते हैं तो जेट विमानों के पीछे एक सफ़ेद पट्टी बनी हुई रहती है। वो सफ़ेद पट्टी असल में धुएं की पट्टी नहीं होती है, वो नमी जो घनीभूत हो गई है पीछे इंजन से निकल के, जो नमी घनीभूत हो गई है वो वहाँ पे रुकी हुई है। और रुकी हुई क्यों है? रुकी हुई इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर ट्रोपोस्फियर को पार करके स्ट्रेटोस्फियर तक पहुँच गए हैं,
और स्ट्रेटोस्फियर में मौसमी घटनाओं का होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही वहाँ पे कम हवा चलती है। तो इतना ऊंचा हो गया ये, यहाँ पे बादल भी कम बनेंगे और हवा का बहाव भी बहुत कम है, और हवा का बहाव कम है तो ये जो पीछे नमी छूट गई है, जो घनीभूत हो गई है, ये बहुत धीरे धीरे फैलती है, और बहुत धीरे धीरे फैलती है तो इसलिए हमें सफ़ेद रंग की पट्टी जेट विमान के पीछे में इस तरह से बनी हुई नज़र आती है। साथ ही साथ हमें इस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर एक और छोटा सा स्थान देखने को मिलता है, एक छोटी सी पट्टी देखने को मिलती है जिसको हम लोग ओजोन मंडल बोलते हैं या ओजोन स्तर बोलते हैं। ओजोन स्तर के बारे में चर्चा हम हमारे अगले भाग में करेंगे। फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि ये जो ओजोन मंडल या ओजोन स्तर है, ये असल में स्ट्रेटोस्फियर यानी जो दूसरा वाला स्तर है उसी का हिस्सा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमने ट्रोपोस्फियर पढ़ा। ट्रोपोस्फियर की औसतन ऊंचाई 14 किलोमीटर तक है, जो कि विषुवत रेखा में 18 किलोमीटर और ध्रुव में 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है। और ट्रोपोस्फियर ख़त्म कहाँ पे होता है? ट्रोपोपॉज पे ख़त्म होता है। ट्रोपोस्फियर में हमें मौसम की घटनाओं को देखने को मिलता है, और ट्रोपोस्फियर में हम लोग यात्री विमान उड़ाते हैं जो कि 10 किलोमीटर की से ऊंचे हमेशा ऊंचाई पर ही उड़ेगा, मतलब 11-12 किलोमीटर के आसपास इनकी ऊंचाई रहती है। उससे भी ऊंचा जाते हैं लेकिन इससे नीचा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ईंधन बचाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर के ख़त्म होने के बाद ट्रोपोपॉज पार करते ही हमें क्या मिलेगा? हमें स्ट्रेटोस्फियर मिलेगा। ये स्ट्रेटोस्फियर यहाँ से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, विस्तारित है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये ट्रोपोपॉज के बाद से ये जो शुरू हुआ है ये ऊंचा गया है कितना ऊपर? 50 किलोमीटर तक। मतलब ध्यान दीजिए, नीचे से हम लोग गिन रहे हैं, नीचे से यहाँ तक 10 हुआ, फिर कभी 20 हुआ होगा, 30 हुआ होगा, 40 हुआ होगा, 50 हुआ होगा। मतलब एकदम सतह से जहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म हो रहा है वो ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। और इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार है ट्रोपोपॉज से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, तो ये हमारे समझ में आ गया। और हमने इस स्तर का क्या नाम बताया है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का हिंदी नाम होता है समताप मंडल, और समताप मंडल को और एक नाम से जानते हैं शांत मंडल। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं हो रही है, मौसमी घटनाएं नीचे के स्तर में हो रही है, तो मौसम की घटना यहाँ पे नहीं हो रही है, तो मतलब ये स्तर शांत रहेगा, इसलिए इसको शांत मंडल भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा स्तर है जो कि 50 के ट्रोपोपॉज के बाद से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसके बाद हम लोगों को अगला स्तर मिलेगा। लेकिन अगला स्तर मिलने से पहले यहाँ पे ये जो ख़त्म हुआ है, यानी स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उस जगह को बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज या समताप मंडल सीमा। ठीक है, तो ये जिस तरह से यहाँ पे ट्रोपोपॉज मिला था ट्रोपोस्फियर के ख़त्म होने के बाद, ठीक उसी तरह से स्ट्रेटोस्फियर के ख़त्म होने के बाद हमें स्ट्रेटोपॉज या समताप मंडल सीमा मिलेगी। उसके बाद ये स्ट्रेटोपॉज के बाद से शुरू होती है हमारा अगला स्तर, जिसको हम लोग मेसोस्फियर कहते हैं, और ये स्ट्रेटोपॉज के बाद से फैला हुआ है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, मतलब 50 यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये स्ट्रेटोपॉज आ गया, स्ट्रेटोपॉज के बाद कभी यहाँ पे 60 हुआ होगा, 70 हुआ होगा, उसके बाद यहाँ तक 80 किलोमीटर तक हम पहुँच गए। ये जो मेसोस्फियर है, इस मेसोस्फियर में हमें अक्सर उल्कापात जो हम आसमान में कभी कभी देख लेते हैं, वो हमें मेसोस्फियर में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए, जितना हम नीचे पृथ्वी की सतह पर हैं उतना वायुमंडल बहुत घना है। धीरे 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 हम ऊपर जा रहे हैं तो वायुमंडल का घनत्व कम हो रहा है। अब थोड़ा सोचिए कि अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सारी चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है, तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति जितनी दूर होती जाएगी, मतलब हम पृथ्वी से जितना दूर होंगे उतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति का
खिंचाव जो है वो कम हो जाएगा, वो उसका बल कम होता रहेगा। तो अगर ऐसा है तो हमारा वायुमंडल, उसका सबसे घना भाग पृथ्वी के बिल्कुल पास होगा, और जितना हम दूर जाएंगे वायुमंडल का घनत्व उतना कम होता जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना है, यहाँ पे इधर बहुत ज़्यादा घना है, और जितना ऊपर जा रहे हैं घनत्व कम होता जा रहा है इस तरह से। तो इस तरह से घनत्व कम होता जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी उल्का पिंड अंतरिक्ष से हमारे वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं वो यहाँ तक तो पहुँच रहे हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हैं, मतलब इसके बाहर, मतलब इस स्तर के पार भी कुछ स्तर हैं जहाँ पर हमारा वायुमंडल इतना पतला है कि उन वहाँ पे जो गैस हैं उनके कणों के साथ उल्का पिंडों के का कोई भी घर्षण, बहुत मामूली सा घर्षण होता है। तो उस घर्षण के कारण उल्का पिंड में कोई हानि नहीं उल्का पिंडों को कोई हानि नहीं पहुंचती। लेकिन जैसे जैसे वो मेसोस्फीयर तक पहुंचे, मेसोस्फीयर में जितने भी गैस है उनके कण इन उल्का पिंडों के साथ टक्कर खा के घर्षण करने लगते हैं, और धीरे धीरे ये विलुप्त होने लगते हैं। मतलब हमें मेसोस्फीयर तक उल्कापिंड पहुंचते हुए देखते हैं, उसके बाद अधिकतर उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। हाँ, अगर कभी बहुत बड़ा कोई उल्का हुआ तो वो हो सकता है कि इसके पार पहुंच जाए, लेकिन अधिकतर, ज़्यादातर सारे के सारे यहीं पे, इसी स्तर पे विलुप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मेसोस्फीयर है ये भी हमने देख लिया। ये मेसोस्फीयर, जिसको हम लोग हिंदी में मध्यमंडल बोलते हैं। और याद रखिएगा, हिंदी नाम इंग्लिश नाम दोनों ही अच्छे से याद करके रखिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। पेपर में कभी हिंदी नाम से क्वेश्चन आता है, कभी कभी इंग्लिश नाम से क्वेश्चन कर दिया जाता है, इसलिए आपको दोनों नाम तैयार करके रखने हैं। ठीक है, तो अब बताइए, ये मेसोस्फीयर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो छोटी सी पट्टी आएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग मेसोपॉज कहेंगे, या तो फिर मध्यमंडल सीमा कहेंगे। तो ये मध्यमंडल सीमा तक पहुंचकर रुक जाती है, और मध्यमंडल सीमा के बाद, मतलब मेसोपॉज के बाद हमारा अगला स्तर शुरू होगा, जो कि मेसोपॉज के बाद से शुरू होगा और वो चलेगा 800 किलोमीटर तक। ये जो स्तर है इसको हम लोग थर्मोस्फीयर या तापमंडल कहते हैं। ये थर्मोस्फीयर या तापमंडल के नाम से जाना जाता है। ये थर्मोस्फीयर क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या हम लोग कुछ देर बाद करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि थर्मोस्फीयर, थर्मो का मतलब होता है ताप, इसलिए, और स्फीयर मतलब मंडल, तो थर्मो ताप, स्फीयर मंडल, तो तापमंडल मतलब नाम का सीधा सीधा वहाँ पे हिंदी रूपांतरण कर दिया गया है। अब देखिए, ये थर्मोस्फीयर या तापमंडल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी ऊष्मा ज़्यादा होती है, यहाँ पे हमें तापमान ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे तापमान ज़्यादा मिलेगा इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सोचिए कि ये जो स्तर है, इस स्तर तक सूर्य की रोशनी जो पहुँची, यहाँ पर सारी की सारी पहुँच गई। पहुँचने के बाद यहाँ पर जो गैस है, ये गैस सूर्य के किरणों को अपने अंदर सोख कर उनको अपनी गर्मी को बढ़ा लेते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो गैस के कण हैं, ये सूरज की रोशनी जैसे ही यहाँ पे आई, ठीक है, खास करके ऑक्सीजन यहाँ पे जो होता है वो सूर्य की रोशनी के अल्ट्रा वायलेट किरणों को, यानी पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, और पराबैंगनी किरणों को सोख कर वो अपनी ऊर्जा बढ़ा लेते हैं, और इस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी बनती रहती है। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि जब सूरज की ऊष्मा गैस के कण अपने अंदर सोखते हैं तो गैसों में भी एक बदलाव आता है, और वो बदलाव ये है कि यहाँ पर गैस के आयन बनने लगते हैं, और ये आयन यहाँ पर इस जगह पर कुछ इस तरह से फैल जाते हैं। तो इस जगह पर फैलने के कारण यहाँ पर इस थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल के अंदर ही एक और स्तर हमें देखने को मिलता है,
जिसको हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयन से बना हुआ मंडल है, यानी आयन मंडल। और इसका विस्तार यहाँ पे मेसोपॉज से शुरू होकर यहाँ 600 किलोमीटर लगभग 600 किलोमीटर तक पहुँचता है। अब देखिए यहाँ पे ये जितने भी नंबर हैं ये आनुमानिक है, मतलब गैस का कोई ऐसा स्तर नहीं है कि यहाँ पर ही आके ख़त्म होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग नंबर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कुछ आसपास में होगा। हो सकता है कि 100-150 किलोमीटर का डिफरेंस रहे, लेकिन फिर भी ये 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर ये दोनों संख्या कभी नहीं बदलती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर का विस्तार यहाँ से 50 किलोमीटर तक और 50 किलोमीटर के बाद मेसोस्फीयर का विस्तार 80 किलोमीटर तक, ये नंबर कभी नहीं बदलता है। ये ऊपर वाले नंबर ये बदलते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गैस का विस्तार है, गैस का विस्तार इस तरह से सटीक रूप से कभी नहीं लिखा जा सकता, लेकिन एक आनुमानिक इस तरह से हम लोग औसतन नंबर वहाँ पे डालते हैं। तो इस तरह से हमें आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल भी देखने को मिला। मुझे पता है कि यहाँ पे एक और मंडल की बात की थी हमने, ओजोन मंडल या ओजोन, ये जो ओजोन स्तर है इसकी बात की थी, और इसके बारे में मैंने कहा था कि हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने इसको किसी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है, यहाँ पे किसी तरह से इसकी चर्चा नहीं की है, इसकी व्याख्या क्या है, इसका ये क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए लाभदायक क्यों है, वो अगले भाग में करेंगे। लेकिन थर्मोस्फीयर के अंदर जो आयनोस्फीयर मिलता है ये हम लोग इसी भाग में कर लेंगे। ये आयनोस्फीयर ये हमारी मदद कैसे करता है? यहाँ पे जितने आयन हैं यहाँ पे ऐसे घूमते हैं, और ये आयन क्या करते हैं, ये रेडियो तरंगों को परिवर्तित करते हैं, मतलब रेडियो तरंगे इनसे टकराकर वापस जाती है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग इन रेडियो तरंगों की मदद से दूर संचार का काम कर सकते हैं, और इसीलिए अगर हम किसी एंटेना की मदद से रेडियो तरंगों को भेजें तो आसमान में आयनोस्फीयर तक पहुंचकर ये रेडियो तरंगें टक्कर खाकर वापस आती हैं, और वापस आकर किसी दूसरे एंटेना में ये जो तरंग है ये हम लोग इनको पकड़ सकते हैं, और इस तरह से यहाँ से भेजा हुआ संदेश यहाँ पर जाकर टक्कर खाकर इतनी दूर तक पहुँच गया। तो इस तरह से हमें दूर संचार में मदद मिल जाती है आयन मंडल के कारण। तो इस तरह से हमने हमारे पूरे लेसन का एक तरह से यहाँ पे एक छोटा सा समरी हमने देख लिया। अब हम लोग हर स्तर को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ थर्मोस्फीयर जो ख़त्म हुई थी, बहुत आसान है। थर्मोस्फीयर ख़त्म होता है तो हमें थर्मोपॉज मिल जाएगा, जो कि है तापमंडल सीमा। ठीक है, और थर्मोस्फीयर के बाद जो भाग रहता है उसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। एक्सो यानी बाहर का, एक्सो, और एक्सो बाहर का मतलब बहिर्मंडल। तो ये जो बहिर्मंडल है ये कई हजार किलोमीटर, मतलब 800 किलोमीटर से शुरू होकर कई हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन ये कोई सटीक कहाँ पे जाके ख़त्म होता है ये कह नहीं सकते। लेकिन इतना समझना है हमें कि ये एक्सोस्फीयर मतलब ये हमारा वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है, और जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना धीरे 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 ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, और एक समय अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा वायुमंडल नहीं रहता है, फिर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमने हमारे वायुमंडल की संरचना का पूरा एक छोटा सा विस्तारित रूप देख लिया। अब हम लोग ट्रोपोस्फियर से शुरू करते हैं, यानी क्षोभमंडल। ट्रोपोस्फियर देखते हैं कि किस प्रकार से है। तो देखिए, हमने पहले ही कहा है कि ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की सतह से शुरू होता है और इस तरह से चलता है लगभग 14 किलोमीटर की औसतन ऊंचाई तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 किलोमीटर दिखाया है। क्यों 10 किलोमीटर इसलिए दिखाया है? एक रेफरेंस पॉइंट, एक दिखाने के लिए कि ये 10 किलोमीटर से तो ऊंचा है ही। ठीक है, और कितना औसत रहेगा? 14-15, अलग अलग किताबों में, किसी किसी किताब में 12 भी लिखा रहता है। तो वो आप उसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये अगर आप लिख देंगे 14 किलोमीटर औसतन, और विषुवत रेखा में ये 18 किलोमीटर की दूरी तक रहेगा।
विषुवत रेखा में 18 किलोमीटर की दूरी और आपका ध्रुवों में यहाँ पे और यहाँ पर केवल 8 किलोमीटर की दूरी तक रहते हैं, तो हमारा काम बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता है पृथ्वी की सतह पे हमें इस तरह से वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इनका काम क्या है दूर संचार के लिए, वो तो हमने देख ही लिया है। और ये असल में जुड़े हुए हैं किसके साथ? आयन मंडल के साथ। तो यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी चित्र में था इसलिए मैंने दिखा दिया। और इसी स्तर में मौसम की घटनाएं होती है और इसी स्तर में हम वायुयान उड़ाते हैं, जिनमें हम यात्रियों को बिठा के एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और वायुयान के उड़ने की जो ऊंचाई है वो लगभग 11 किलोमीटर के आसपास होती है, 10 किलोमीटर से ऊपर ही उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे घनत्व ज़्यादा है, जितना ऊपर जाएंगे हवा का घनत्व कम होगा, हवा का घनत्व कम होगा तो प्लेन को जाने में कम असुविधा होगी और ईंधन की खपत कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समझ लिया। अब एक और बात जो मैंने पिछले स्लाइड में नहीं बताई थी, वो मैं बता दूं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, या आपने अपने खुद भी आपने ये देखा होगा कि हम लोग जितना ऊंचाई पर जाते हैं, पृथ्वी पे जितना धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ जाते हैं, उतना ही ठंड बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं पे बर्फ जमी हुई रहती है। मतलब साफ है कि हम लोग पृथ्वी की सतह के पास जितना रहेंगे तापमान ज़्यादा रहेगा, जितना धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। और इस तरह से ऐसे नीचे से ऊपर तक तापमान घटता जाता है। और जब हम लोग यहाँ के आसपास पहुँचते हैं, यानी ट्रोपोपॉज के आसपास पहुँचते हैं, तो तापमान घटते हुए लगभग -60 डिग्री सेल्सियस, लगभग। ठीक है, एकदम सटीक -60 पहुँचता है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको पता होना चाहिए लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान घटते हुए पहुँच जाता है। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये जो ट्रोपोस्फियर है, इसमें हमने समझ लिया कि क्या क्या होता है। तो अब देखिए, ये हमने दिखाया है ट्रोपोस्फियर क्या है। ट्रोपोस्फियर और क्षोभमंडल कहते हैं उसी को। और ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है कहाँ? ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है ट्रोपोपॉज पर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर के बारे में क्या है? ये वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। उसके बाद इस स्तर की सघनता यानी इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, इसकी बात भी हमने कर ली है। इस स्तर की औसतन ऊंचाई कितनी है? मैंने कहा था 14 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर ऊंचा है। उसके बाद मौसम की सारी घटनाएं इसी स्तर पे घटती है। इस स्तर की ऊपरी छोर का घनत्व कम होने के कारण विमानों को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, ताकि ईंधन कम खर्च हो एवं मौसम के कारण यात्रा में विघ्न ना घटे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समझा। ऊंचाई के साथ साथ मैंने क्या कहा था, इस स्तर में तापमान घटता जाता है। इस स्तर में ट्रोपोपॉज के पास का तापमान सर्वनिम्न होता है, कितना? प्रायः -60 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ये देख लिया। साथ ही साथ यह स्तर ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा पर जाकर क्या होता है? खत्म हो जाता है। ट्रोपोपॉज में ये ज़रूरी पॉइंट है, देखिए ट्रोपोपॉज, अच्छा यहीं पे पढ़ लेते हैं। ट्रोपोपॉज में तापमान ऊंचाई के बढ़ने पर भी स्थिर रहता है। देखिए पिछले स्लाइड में चलते हैं तो ज़्यादा साफ होगा। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप जितना पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, पृथ्वी की सतह से जितना आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, उतना तापमान घटता जाएगा। मतलब आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर आकर लगभग -60 डिग्री का तापमान आपको मिलेगा। अब ये इस जगह पर पहुंचने के बाद ऊंचाई को और बढ़ाइए, तो हम लोग ट्रोपोपॉज में आ गए हैं।
ट्रोपोपॉज में आ गए हैं, लेकिन तापमान अब आप ये मत सोचिए कि तापमान और ज़्यादा घट जाएगा, यानी -60 डिग्री से और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, -61 हो गया, -62 हो गया, ये मत सोचिए। क्यों? क्योंकि ये तापमान अब नहीं घटेगा या बढ़ेगा भी नहीं, यानी जब तक ट्रोपोपॉज चलेगा तब तक तापमान ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो एक ही जगह पे स्थिर रहेगा। मतलब हम लोग ऊंचा ऊंचा जा रहे हैं लेकिन ट्रोपोपॉज के अंदर ही है, तो तापमान घट भी नहीं रहा है और बढ़ भी नहीं रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने यहाँ पर देख लिया कि ट्रोपोपॉज में तापमान ऊंचाई के बढ़ने पर भी स्थिर रहता है। तो इस तरह से हमने ट्रोपोस्फियर समझ लिया है। अब हम लोग अगले स्तर पे बढ़ते हैं जो कि है स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। तो स्ट्रेटोस्फियर कैसा दिखता था और कहाँ से शुरू होता था? स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता था ट्रोपोपॉज के ख़त्म होने के बाद से ही और विस्तारित रहता था 50 किलोमीटर तक। यानी देखिए हमारा 10 किलोमीटर यहाँ पे है, उसके बाद आपका ट्रोपोस्फियर ख़त्म हुआ, ट्रोपोस्फियर ख़त्म होने के बाद ट्रोपोपॉज आया, वो भी ख़त्म हो गया, उसके बाद से शुरू हुआ है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर फैला हुआ है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, और इसी स्ट्रेटोस्फियर इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल, और इसी स्ट्रेटोस्फियर में जेट विमान उड़ाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि जेट विमान को उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको बहुत तेज़ जाना पड़ता है, और उसमें भी अगर वो वातावरण में घर्षण के कारण और ज़्यादा ईंधन खर्च करेंगे तो वो महंगा होता है। इसलिए जेट विमानों को ऊंचाई पे उड़ाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाया जाता है, ताकि ईंधन की खपत बहुत ज़्यादा कम हो। और जेट विमान के पीछे ऐसी सफ़ेद पट्टी क्यों होती है वो भी मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि ये गर्म जो ईंधन है ये पीछे से ऐसे निकलते ही यहाँ पे घनीभूत हो जाते हैं, और घनीभूत होके जो भी यहाँ पे घनीभूत नमी है वो यहाँ पे किसी तरह से उनमें हवा नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में हवा या मौसम की घटनाएं नहीं हो रही है, तो ये इसी तरह से बहुत देर तक रहती है, यानी सीधी पट्टी बनाकर। तो हमें जेट विमान के पीछे सीधी पट्टी नज़र आती है। और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही हमने कहा था कि हमें ओजोन स्तर मिलता है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेटोस्फियर है। अब स्ट्रेटोस्फियर के बारे में हमें ये जानना है कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर तापमान पे क्या असर पड़ता है। आप याद कीजिए, ट्रोपोस्फियर में तापमान ऊंचाई के साथ साथ धीरे धीरे घट रहा था, और घटते घटते जब तक वो ट्रोपोस्फियर ख़त्म होने वाला था तो तापमान कहाँ पहुँच गया था? लगभग -60 डिग्री सेल्सियस पर। और उसके बाद हम और ऊंचा जा रहे थे तो ट्रोपोपॉज आ गया, और ट्रोपोपॉज में फिर तापमान एक ही जगह पे अटक गया था। और जैसे ही ट्रोपोपॉज ख़त्म हुआ हम लोग स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आए, और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर अब हम लोग जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तापमान धीरे धीरे चढ़ता जाएगा, यानी तापमान -60 डिग्री से -50 डिग्री हो जाएगा, -40 डिग्री हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, -10 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से होते 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 जब एकदम ऊपर तक यहाँ तक पहुँचेंगे हम, ऊंचाई यहाँ तक पहुँच गई, तब तापमान बढ़ते बढ़ते लगभग यहाँ तक पहुँच गए, तब तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब दिमाग में रखिए, ये -60 डिग्री से बहुत ज़्यादा तापमान है, ठीक है, तो इसका लेकिन फिर भी हमें 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा लगेगा, और इसका मतलब ये इंजन से निकलने वाला जो पीछे का ये जो नमी है यहाँ पे, ये नमी के लिए तो ये बहुत ही कम तापमान होना चाहिए, तो ये कम तापमान है तो बाहर आते ही इसलिए घनीभूत हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म होने तक कौन से तापमान तक पहुँचे हैं? लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुँचे हैं। और अब स्ट्रेटोस्फियर के ख़त्म होते ही हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेटोपॉज मिलेगा। और स्ट्रेटोपॉज यानी रुकना।
और रुकने का मतलब होता है अब ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है ना घटेगा ना बढ़ेगा, एक ही जगह पे रुका रहेगा। और इसीलिए यहाँ पे भी फिर से जो तापमान है वो स्ट्रेटोपॉज के अंदर बदलता नहीं है, एक ही जगह पे अटका रहता है। तो इस तरह से हमने स्ट्रेटोस्फियर में क्या क्या हो रहा है ये पूरी तरह से देख लिया। अब आइए देखिए, ये स्ट्रेटोपॉज है जो कि समताप मंडल सीमा है। आइए अब देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर में हमें क्या क्या याद रखना है। तो ट्रोपोस्फियर से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्ट्रेटोस्फियर का विस्तार है। हमने देखा था कि ट्रोपोस्फियर के ख़त्म होने के बाद ट्रोपोपॉज शुरू होता है। ट्रोपोपॉज के बाद से 50 किलोमीटर आप ऊंचा जाइए तो आपको स्ट्रेटोस्फियर मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ तक फैला हुआ है स्ट्रेटोस्फियर। अब आगे और क्या मैंने बताया था, इस स्तर में वायु की सघनता कम होती है एवं वायु स्थिर रहती है तथा धूल कण एवं बादल ना होने के कारण मौसमी घटनाएं नहीं होती। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बात अजीब लग रही होगी कि धूल कण की बात क्यों हो रही है। तो आप इतना जान लीजिए कि बादलों के बनने के पीछे धूल कण का होना बहुत ज़रूरी है। अगर धूल कण नहीं होंगे तो उसके आसपास जो नमी है वो जमा नहीं होगी और बादल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए धूल कण अगर हमें नहीं मिलते हैं तो बादल भी नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे धूल कण नहीं है तो बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बन रहे हैं, मौसमी घटनाएं भी नहीं हो रही है। यही कारण है कि इस स्तर में जेट विमान उड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जेट विमान के इंजन से निकलने वाली नमी इस स्तर में अचानक ठंडा होने से सघनित होकर सफ़ेद धुआं बनाते हैं। हवा स्थिर होने के कारण यह सफ़ेद धुआं सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देती है। तो ये कारण है कि जो हमें स्ट्रेटोस्फियर में जेट विमान के पीछे सफ़ेद पट्टी नज़र आती है वो ये है। इस स्तर में लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन मंडल फैला हुआ है। जो हमने स्ट्रेटोस्फियर के अंदर एक दूसरी पट्टी देखी थी ओजोन की, वो कहाँ से कहाँ तक था, लगभग हर चीज़ लगभग है क्योंकि हम लोग गैसों के स्तरों की बात कर रहे हैं। तो लगभग 15 से 30 किलोमीटर यहाँ में इतनी ऊंचाई में के बीच में हमें ओजोन स्तर मिलता है। और ओजोन स्तर खुद किस स्तर के अंदर है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कौन से स्तर के अंदर ओजोन मंडल पाया जाता है, आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन मंडल पाया जाता है। तो हमने देख लिया। अब इस स्तर का तापमान ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, स्ट्रेटोपॉज यानी समताप मंडल सीमा तक क्या होता है, बढ़ता रहता है। बढ़ के कहाँ तक पहुँचता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। कहाँ से चढ़ा था, -60 डिग्री, लगभग -60 डिग्री से चढ़ते चढ़ते वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, यह स्तर स्ट्रेटोपॉज पर जाकर ख़त्म हो जाती है। स्ट्रेटोपॉज पर तापमान ऊंचाई के बढ़ने पर भी स्थिर रहती है। ये मैंने आपको समझाया है कि स्ट्रेटोपॉज यानी अब ये रुक गया है। कौन रुक गया है, तापमान। अब हम लोग ऊंचाई मतलब और ऊंचा जाएंगे तो तापमान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कब तक, जब तक स्ट्रेटोपॉज में है हम लोग तब तक। स्ट्रेटोपॉज पार करते ही हमें जो अगला स्तर मिलेगा वो है मेसोस्फियर या मध्यमंडल, जो कि हमें कहाँ से कहाँ तक मिलता है। हमें याद कीजिए 50 किलोमीटर पर कौन ख़त्म हो गया था, 50 किलोमीटर पर हमारा स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म हो गया था। यानी अब 50 किलोमीटर के बाद से क्या शुरू होगा, 50 किलोमीटर के बाद से मेसोस्फियर शुरू होगा और वो चलेगा 80 किलोमीटर तक। तो ये हमारा मेसोस्फियर या मध्यमंडल जो कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच विस्तारित रहता है। और हमने ये भी कहा था कि मेसोस्फियर में हमें उल्का जो है इसकी घटना हमें देखने को मिलती है। इसके नीचे उल्काएं देखने को नहीं मिलती क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद ही इसी स्तर में ये विलुप्त हो जाती हैं घर्षण के कारण। गैस के कणों के साथ इनमें ज़बरदस्त घर्षण होती है और फिर ये धीरे धीरे इनकी क्षति होते होते ये उसी में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने मेसोस्फियर देखा। अब मेसोस्फियर में
ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या प्रभाव पड़ रहा है। याद कीजिए, आप जब इसके पहले वाले स्तर में, मतलब इसके नीचे वाले स्तर में थे, कौन सा वाला स्तर, स्ट्रेटोस्फीयर में थे। स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होते होते आप कौन से तापमान तक पहुंच चुके थे, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके थे। अब मेसोस्फीयर में धीरे धीरे आप ऊंचा चढ़ते जाएंगे तो तापमान और घटता जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब जब आप ट्रोपोस्फीयर में थे तो तापमान घट रहा था, स्ट्रेटोस्फीयर में गए तो तापमान बढ़ रहा है, मेसोस्फीयर में आए हैं तो तापमान फिर से घट रहा है। घटते घटते जब हम लोग मेसोस्फीयर के अंत तक पहुंचेंगे तो लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान घट जाता है। और उसके बाद जब मेसोस्फीयर ख़त्म हो जाता है तो आ जाता है हमारा मेसोपॉज, और मेसोपॉज में जैसा कि पहले भी हो रहा था वही होगा। अब मेसोपॉज के अंदर और ऊंचाई हम लोग ऊंचा जाएंगे तो ये -90 डिग्री सेल्सियस से तापमान ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो वहीं पे रहेगा जब तक हम लोग मेसोपॉज के अंदर हैं। तो इस तरह से हमने मेसोस्फीयर के बारे में देखा। यहाँ पे मेसोपॉज आ गया और ये जो स्तर है ये ख़त्म हो जाता है मेसोपॉज पर आकर। तो मेसोस्फीयर के बारे में क्या सीखा हमने कि ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तारित है। उसके बाद इस स्तर में तापमान ऊंचाई के साथ साथ क्या होती है, घटती है। कहाँ तक घटेगी, एकदम जब सीमा तक पहुँचते पहुँचते -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। उसके बाद क्या होता है, अच्छा इस स्तर में हमें उल्काएँ आसानी से इस स्तर तक पहुँच जाती है, परंतु इनमें से अधिकतर वायुमंडलीय गैसों के साथ घर्षण के कारण विलुप्त हो जाती है, ये भी हमें पता है। तो क्या हुआ आगे कि यह स्तर मेसोपॉज ये एक साथ होगा, मेसोपॉज पर जाकर ख़त्म होता है। मेसोपॉज पर ऊंचाई के बढ़ने पर भी तापमान स्थिर रहता है, ये भी हमने देख लिया। तो इस तरह से मेसोस्फीयर या मध्यमंडल हमने सीख लिया। अब आगे मेसोस्फीयर के ख़त्म होने के बाद आता है थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर हम लोग पहुंच गए हैं। आप याद कीजिए, मेसोस्फीयर ख़त्म हो चुका है और मेसोस्फीयर कितनी ऊंचाई पर ख़त्म होता है, 80 किलोमीटर पर ख़त्म होता है। तो इसका मतलब 80 किलोमीटर से शुरू होगा और ये विस्तारित रहेगा 800 किलोमीटर तक। तो ये जो है ये हमारा तापमंडल या थर्मोस्फीयर है। और तापमंडल और थर्मोस्फीयर में हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे गैस जो हैं ये सूरज की रोशनी में क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, आयन बना लेते हैं। और आयन बनाने के कारण यहाँ पे जो आयन घूमते रहते हैं उससे एक अलग प्रकार का एक दूसरा स्तर तैयार होता है इसी थर्मोस्फीयर के अंदर, जिसको हम लोग आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्मोस्फीयर या तापमंडल है और इसी के अंदर हमारा आयनोस्फीयर या आयन मंडल है जो कि 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये कहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे थर्मोपॉज आ जाता है, यानी तापमंडल सीमा आ जाती है। तो इसके बारे में हमने क्या देखा, अच्छा यहाँ पे तापमान की बात होगी। तो तापमान याद कीजिए, जब हम लोग मेसोपॉज तक पहुँचे थे तो हमारा जो तापमान था वो -90 डिग्री सेल्सियस था। अब ध्यान दीजिए कि ये आयन किस तरह से बने हैं। ये आयन बने हैं सूरज की ऊष्मा को प्राप्त करके। इसका मतलब ये खुद क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा सोख ली है इन लोगों ने, और ऊर्जा सोख ली है तो अब क्या होगा, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो तापमान बढ़ेगा यानी -90 डिग्री से अब बढ़ते बढ़ते तापमान ये मतलब चढ़ता जाएगा। कितना चढ़ेगा अब हमें उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए कि तापमंडल यानी गर्मी हो रही है, ताप बढ़ रहा है, यानी तापमान बढ़ता जाएगा ऊंचाई के साथ साथ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे थर्मोस्फीयर या तापमंडल हमने समझ लिया। तो इस स्तर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 80 किलोमीटर से लगभग 800 किलोमीटर
इतनी ऊंचाई पर है। इस स्तर का घनत्व बहुत कम होता है एवं यहाँ मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम ये वाले गैस पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के अणु कम तरंग लंबाई वाले पराबैंगनी किरणों को, जो कि मैंने कहा था कि अल्ट्रावायलेट किरणें पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है। अवशोषण करने के बाद इस स्तर में ऊंचाई के करने से क्या होती है, अवशोषण करने से उनकी ऊर्जा, खुद की ऊर्जा बढ़ जाती है, वो खुद गर्म हो जाते हैं गैस, और ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी ये बढ़ता जाता है। तो तापमान भी ऊंचाई के साथ साथ इस स्तर में बढ़ता जाएगा। तो सूर्य से आती किरणों की ऊर्जा के कारण इस स्तर के गैस आयनीकृत हो जाते हैं एवं आयन मंडल का निर्माण करते हैं, जो लगभग 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर में विस्तारित है। तो आगे क्या है, आयन मंडल में हमें कौन से गैस मिलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये वाले गैस आयन के रूप में पाए जाते हैं। आयन मंडल से रेडियो तरंगे, जो कि मैंने आपको समझाया था एकदम शुरू के स्लाइड में, आयन मंडल में आयन घूमते हैं और ये रेडियो तरंगों को वापस भेजती है, यानी प्रतिवर्तित करती है, और प्रतिवर्तित करती है इसलिए हमें दूर संचार में सहायता हो जाती है। अब थर्मोस्फीयर कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, थर्मोपॉज पे जाके ख़त्म होगा, ये एक साथ होगा, थर्मोपॉज पे जाके ख़त्म हो जाता है थर्मोस्फीयर। तो इस तरह से हमारा थर्मोस्फीयर ख़त्म हो गया। अब आता है बरहीमंडल या तो फिर एक्सोस्फीयर, जो एकदम ऊपरी स्तर है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 800 किलोमीटर के बाद से शुरू होता है, कई हज़ार किलोमीटर तक फैला रहता है। कहाँ तक फैला रहता है हमें वो सटीक पता भी नहीं है किसी को, और वो चर्चा का भी विषय है, और कहाँ पे विलुप्त होता है वो हमारे क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो ये एक्सोस्फीयर शुरू तो होता है, फिर धीरे धीरे कब जाके अंतरिक्ष में विलीन होता है उससे हमें मतलब नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि एक्सोस्फीयर यहाँ से शुरू हुआ, धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पर इतना विरल हो गया है हमारा वायुमंडल कि एक समय आएगा ऊंचाई के साथ साथ वो वायुमंडल धीरे धीरे पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल, जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी स्तर है। इस स्तर का विस्तार 800 किलोमीटर से लेकर कई हज़ार किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह स्तर बहुत विरल होता है, इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम ऐसे गैस पाए जाते हैं। एक्सोस्फीयर धीरे धीरे ऊंचाई के साथ साथ और अधिक विरल होता जाता है एवं उसके बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से हमारा बरहीमंडल भी खत्म हुआ। अब वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का जो तापमान था, जो कि मैंने आपको बताया था, वो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि याद होने में मुश्किल हो रही है तो मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो पहला जो स्तर था, पहला स्तर था क्या, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ट्रोपो से समझ जाइए, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई के साथ साथ आप खुद ही तो ट्रोपोस्फियर में रहते हैं, तो आप अपने खुद के जीवन से पता लगाइए। आप पृथ्वी की सतह पर जितना ऊंचा ऊंचा जाएंगे आपको हिल स्टेशन मिलते हैं, ठंडी जगह मिलती है, हिमालय पर्वत बर्फ से ढका रहता है। मतलब क्या हुआ, ऊंचाई के साथ साथ हमारा जो तापमान है, जितना ऊंचा जा रहे हैं, ऊंचाई, ये ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ट्रोपोस्फियर से निकलकर हम लोग स्ट्रेटोस्फियर पे चले गए हैं, स्ट्रेटो में चले गए हैं। स्ट्रेटो में, अच्छा, तापमान घटते घटते जब ट्रोपोस्फियर खत्म होने वाला होता है तब लगभग हम कौन से तापमान तक पहुंचते हैं, लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटोस्फियर में चले गए हैं। स्ट्रेटोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊंचाई तक जाएंगे वैसे वैसे अब क्या होगा, अब वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा। पहले घट रहा था, अब बढ़ेगा। अब इसका भी मैं कारण अभी आपको बता दूं कि स्ट्रेटोस्फियर में याद कीजिए यहाँ पे ओजोन स्तर है, ओजोन स्तर। और अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो ओजोन स्तर
पराबैंगनी सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है। और अगर ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखेगा तो इसका मतलब वहाँ पे तापमान बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई के साथ साथ क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है और सर्वाधिक तापमान बढ़ते बढ़ते लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद कौन आता है, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में और ऊंचा जाएंगे, इस बार ऊंचा जाएंगे तो क्या होगा, तापमान घटेगा, घटते घटते बहुत ज़्यादा घट जाएगा। कितना, मेसोस्फीयर ख़त्म होते होते -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मेसोस्फीयर क्रॉस कर गए हैं, हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, थर्मोस्फीयर तक पहुँचे हैं। थर्मो का मतलब ही होता है तापमंडल। तो जाहिर सी बात है ऊंचाई के साथ साथ हमारा तापमान अब बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगा ये हमें जानना ज़रूरी नहीं है। जानना क्या ज़रूरी है कि तापमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो अब इसको और थोड़ा आसान कर देते हैं। देखिए ये है हमारा तापमान डिग्री सेल्सियस में। ये थोड़ा सा ग्राफ अगर आप चित्र के रूप में आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो बड़ी आसानी से आपको हर स्तर में किस तरह से तापमान में बदलाव आ रहा है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम इस अक्ष में, ये वाला जो अक्ष है, इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे तापमान बढ़ेगा, इसमें इस अक्ष में पीछे की तरफ आएंगे तापमान घटेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये वाला अक्ष है ऊंचाई का अक्ष, जो कि किलोमीटर में ऊंचाई को दर्शा रहा है। जितना हम ऊपर की ओर जाएंगे ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तापमान लिखे हुए हैं और शुरुआत कहाँ से हुई है, -100 डिग्री सेल्सियस से हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 20 बढ़ गया, मैं इधर आ रहा हूँ तो बढ़ रहा है, याद रखिए। तो 100 से 80 हुआ है तो मतलब क्या हुआ, घटा नहीं है, ये माइनस है। ठीक है, -100 छोटा है तो -100 से -80 यानी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। -80 से -60, -40, -20, 0, फिर 20, फिर 40, इस तरह से तापमान इधर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ऊंचाई को देखते हैं तो ऊंचाई यहाँ पे 0 से शुरू हो रही है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, जितना ऊपर जा रहे हैं उतना किलोमीटर में ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये ग्राफ आपके समझ में, इतना जितना मैंने आपको दिखाया है ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा सबसे पहला जो स्तर क्या था, वो था हमारा ट्रोपोस्फियर। अब औसतन हमारे पृथ्वी की सतह का तापमान, औसतन मतलब अलग अलग जगह पे पृथ्वी का तापमान अलग अलग होता है, लेकिन औसतन लगभग हमें बोलना पड़ेगा कि 15-20 डिग्री सेल्सियस का तापमान हमें पृथ्वी के सतह पर मिलता है, औसत करेंगे तो अगर तापमान 15-20 डिग्री सेल्सियस पर मिलेगा पृथ्वी की सतह पर, तो 0 किलोमीटर यानी हम लोग बिल्कुल पृथ्वी की सतह से चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब अगर तापमान हमें देखना है तो कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे होगा, ये 15-20 किलोमीटर के आसपास है ना, तापमान यहाँ पे है। अच्छा, अब थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते जाते एकदम ट्रोपोस्फियर के करीब ट्रोपोपॉज के करीब पहुँच जाएंगे तो हमने क्या देखा था कि ट्रोपोपॉज के ख़त्म होते होते तापमान लगभग कहाँ तक पहुँच जाता है, -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है। पूरा -60 नहीं होगा, लगभग। तो हमारा जो -60 डिग्री सेल्सियस है वो इधर है, लेकिन वो 0 किलोमीटर पे है क्या, नहीं, वो कहाँ पे है, वो ट्रोपोस्फियर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे है। मतलब ये ट्रोपोस्फियर ख़त्म हो रहा है इतनी ऊंचाई पे, मतलब यहाँ पे है, और तापमान यहाँ पे है। तो इसका मतलब हमारा जो तापमान है वो यहाँ पे रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे ट्रोपोस्फियर में तापमान का बदलाव कुछ इस प्रकार से घटता हुआ नजर आएगा। ये 15 से 20 के बीच में डिग्री सेल्सियस में है और ऐसे धीरे धीरे कम होते होते यहाँ तक आके रुक जाएगा, मतलब -60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आकर रुक जाएगा। तो ये देखिए, ये जो रेखा है तापमान की, ये धीरे धीरे यहाँ पर आकर रुक गई। अब यहाँ पर आने के बाद जब ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है तो क्या मिलता है हमें मिलता है ट्रोपोपॉज। और ट्रोपोपॉज मिलेगा तो ऊंचाई के साथ साथ क्या तापमान घटेगा या बढ़ेगा,
कुछ भी नहीं होगा, ऊंचाई के साथ साथ तापमान -60 डिग्री सेल्सियस पर ही रुका रहेगा। तो इसका मतलब ये जो ट्रोपोपॉज आ गया, ट्रोपोपॉज पे देखिए ये तापमान इधर भी नहीं गया है, इधर भी नहीं गया है, ये सीधा ऐसे मतलब जहाँ पे ये रुका हुआ है वहीं पे रुका हुआ था और तापमान हमने ऊंचाई बढ़ा दी है लेकिन तापमान आगे पीछे नहीं गया, तापमान ऐसे उसी जगह पे रुका हुआ है। तो इस तरह से ट्रोपोपॉज पे हमें तापमान में कोई बदलाव नज़र नहीं आया। अब अगला स्तर क्या था? अगला स्तर था स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में हमें ओजोन मंडल देखने को मिलता है और ओजोन मंडल है तो वो गर्म हो जाएगा, तो ऊंचाई के साथ साथ हमारा तापमान बढ़ने लगेगा। अच्छा, यहाँ पे लगभग, मैं बार बार बोल रहा हूँ लगभग -60 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। जितना हम लोग स्ट्रेटोस्फियर में ऊंचा जाएंगे, हमारा तापमान कहाँ तक पहुँचना चाहिए था? हमारा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचना चाहिए था। मतलब लगभग ये 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब लगभग यहाँ तक पहुँचना चाहिए था स्ट्रेटोस्फियर के ख़त्म होते होते। तो ये हमारा तापमान यहाँ तक लगभग पहुँच गया। अब स्ट्रेटोस्फियर के ख़त्म होने पर हमें स्ट्रेटोपॉज मिलेगा और स्ट्रेटोपॉज में क्या होता है? तापमान में बदलाव नहीं आता है। इस मतलब तापमान जो है इसी जगह पे कहीं पे एक जगह पे रुका हुआ रहेगा। तो ये स्ट्रेटोपॉज आ गया और हमारा तापमान देखिए इसी तरह से एक जगह पे अटका हुआ है। स्ट्रेटोपॉज के बाद कौन सा स्तर आता है? मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में तापमान क्या होता था? यहाँ पर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर हम अटके थे। उसके बाद मेसोस्फियर में आने के बाद तापमान घटने वाला है। कहाँ तक? लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक, यानी -90, 80 और 100 के बीच में कहीं पे होगा। मतलब जब हम मेसोस्फियर ख़त्म करने वाले होंगे तो ऊंचाई इतनी होगी, नीचे से इतने ऊंचाई तक आ जाएंगे और हमारा तापमान यहाँ पे होगा, लेकिन 0 किलोमीटर पे नहीं होगा। कितने किलोमीटर पे होगा? लगभग 80 किलोमीटर पे ये तापमान हमें मिलेगा। तो इसीलिए ये तापमान देखिए -90 डिग्री सेल्सियस का तापमान लगभग वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। मेसोस्फियर ख़त्म हुआ तो क्या आता है? मेसोपॉज आता है। मेसोपॉज आता है यानी तापमान में कोई अंतर नहीं, मतलब ये सीधा चढ़ेगा। उसके बाद मेसोपॉज के बाद क्या आता है? मेसोपॉज के बाद आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में मैंने कहा था कि वहाँ पर क्या है? आयन मंडल है। आयन मंडल बनते ही इसलिए है क्योंकि गैस ने सूर्य की ऊष्मा ग्रहण करके खुद आयन में रूपांतरित हो गए थे, तो इसलिए सूर्य की जो ऊष्मा ग्रहण की थी इसलिए गर्मी होगी। तो इसका मतलब थर्मोस्फियर में ये तापमान बढ़ गया। कहाँ तक बढ़ गया, कितना बढ़ गया, उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस बढ़ गया। तो देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये पहले घटा, रुक गया, फिर बढ़ा, फिर रुक गया, फिर बढ़ा, फिर रुक गया, फिर घट गया। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये कुछ m की तरह नज़र आ रहा है और इस m को आप ऐसे उलट दीजिए तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो हर जगह पे जहाँ पे ये रेखा मुड़ी है वहाँ पे आप लाइन खींच दीजिए। आपको इसको थोड़ा सा, ये m, ये रुक गया, ये ऐसे, फिर से ये रुक गया, ये ऐसे गया, फिर से ये ऐसे। जहाँ पे लाइन मुड़ी है वहाँ पे रेखा खींचिए, आपको अपना वायुमंडल का स्तर मिल जाएगा। देखिए, और ये रेखा सीधी जहाँ पे चढ़ी है वो सारे के सारे कौन है? पॉज है। सबसे पहला ट्रोपोपॉज, उसके बाद आ गया मेसोपॉज, उसके बाद आ गया ये ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज। ठीक है, तो ये पहला स्तर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है। दूसरा स्तर पहला स्तर क्या है? ट्रोपोस्फियर है। दूसरा स्तर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है। तीसरा स्तर है मेसोस्फियर। चौथा स्तर क्या है? यहाँ पे चौथा नहीं होगा, यहाँ पे तो तापमान रुका हुआ है, यहाँ पे चौथा होगा क्या है? थर्मोस्फियर है। तो इस तरह से हमारे सारे स्तरों में तापमान किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है हमने सीख लिया।
तो ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। अगर क्लास आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगले क्लास तक पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।